गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी के भाषिक तत्व। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में कुल 3 उपव्यवस्थाएं हैं। सबसे पहली है ध्वनि उपव्यवस्था, दूसरी है शब्द उपव्यवस्था और तीसरी है वाक्य उपव्यवस्था। तो इन तीनों उपव्यवस्थाओं को हम पहले समझेंगे, उसके बाद फिर कुछ और बात करेंगे। सबसे पहली उपव्यवस्था उसकी ध्वनि उपव्यवस्था है। प्रत्येक भाषा की कुछ मूलभूत ध्वनियां होती हैं और उन ध्वनियों की एक मान्य व्यवस्था होती है। मतलब प्रत्येक भाषा की कुछ मान्य ध्वनियां होती हैं और उन ध्वनियों की एक मान्य व्यवस्था होती। जैसे हिंदी में वर्ण व्यवस्था, इसमें स्वर, उसकी मात्राएं, व्यंजन, व्यंजन गुच्छ आदि तथा इनके लिखित और उच्चरित रूप दिए जाते हैं। किंतु ध्वनि ही भाषा नहीं है। तो ध्वनि ही भाषा नहीं है मतलब कि ध्वनियों से केवल अर्थ नहीं निकलता है। ध्वनियों से अर्थ निकालने के लिए शब्दों की जरूरत होती है और शब्दों से भी जब अर्थ नहीं निकलता तो हमें वाक्यों की जरूरत होती है। इस प्रकार कुल 3 उपव्यवस्थाएं हैं। ध्वनि से कोई अर्थ नहीं निकलता। अब कुछ ध्वनियों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, तब कोई अर्थ व्यक्त होता है। जब कई ध्वनियां इकट्ठी होती हैं तो शब्दों का निर्माण होता है और जब शब्दों का निर्माण होता है तो उनसे कुछ अर्थ निकलता है। अर्थात शब्द से ही किसी पदार्थ, भाव या विचार का बोध होता है। फिर शब्द के अर्थ, रचना एवं प्रयोग की एक व्यवस्था बन जाती है कि शब्दों की रचना क्या है, उनका प्रयोग क्या है और उनका प्रयोग क्या है, उनकी रचना क्या है और किस प्रकार उनको हम प्रयोग करते हैं। अतः भाषा की दूसरी मुख्य उपव्यवस्था शब्द उपव्यवस्था है। किंतु अनेक बार एकाकी शब्द से ही, मतलब अनेक बार केवल एक शब्द से ही अर्थ नहीं निकलता है, आशय पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाता है, तब हमें वाक्यों की जरूरत पड़ती है। पूरा आशय प्रकट करने के लिए अनेक शब्दों को मिलाकर एक वाक्य का निर्माण करना होता है और इन वाक्यों में पद विन्यास होते हैं। मतलब जो क्रिया, कर्म और ये सब चीजें हैं वो एक निश्चित ऑर्डर में होते हैं, क्रम में होते हैं, जिसको कि शब्द विन्यास बोलते हैं या पद विन्यास बोलते हैं। पूरा आशय प्रकट करने के लिए अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य का निर्माण करना होता है। वाक्य की संरचना के अनेक प्रकार होते हैं, अतः भाषा की तीसरी उपव्यवस्था वाक्य उपव्यवस्था है। मतलब वाक्य संरचना के कई प्रकार होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य, इस प्रकार इनकी व्यवस्था होती है। इनको तो आप जानते ही होंगे। भाषा की व्यवस्था को समझने के लिए और उसकी प्रयोग की दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें ध्वनि, शब्द और वाक्य के बारे में जानना आवश्यक है। तो हम 3 चीजों को जानेंगे, ध्वनि, शब्द और वाक्य, तभी हम भाषा की व्यवस्था को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इन्हें ही भाषिक तत्व कहा जाता है। मतलब ध्वनि, शब्द और वाक्य, इन जब तीनों को मिलाते हैं तो इन्हें भाषिक तत्व कहा जाता है या भाषाई तत्व कहा जाता है। इन भाषिक तत्वों का विचार हिंदी व्यवस्था में, इन भाषिक तत्वों का विचार हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। मतलब इन ध्वनियों को वर्ण विचार के अंतर्गत और शब्दों को शब्द विचार के अंतर्गत तथा वाक्यों को वाक्य विचार के अंतर्गत हम समझते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि शब्द के सामान्यतः उसके उच्चरित रूप का बोध होता है। जो ध्वनि शब्द है उससे वास्तव में उसके उच्चरित रूप का बोध होता है। मतलब ध्वनि से उसके लिखित रूप का बोध न हो करके सिर्फ उसके उच्चरित रूप का बोध होता है। मतलब जो हम उच्चारण करते हैं, जो हम मुंह से ध्वनियां निकालते हैं। किंतु वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के लिए होता है।
जब हम ध्वनि कहते हैं तो वो उच्चरित रूप ही है, लेकिन जब हम कहते हैं वर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उच्चरित एवं लिखित, मतलब जो हम लिखते हैं और जो हम मुंह से उच्चारण करते हैं वो दोनों ही प्रकार के रूप आते हैं। अब थोड़ा हम लिपि को समझ लेते हैं। लिपि क्या है? तो लिपि मतलब लिखित रूप। लिपि मतलब लिखित रूप। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जो ध्वनि है, हर ध्वनि का एक निश्चित लिपि होती है और उस भाषा में उसके लिए एक निश्चित चिन्ह होता है और निर्धारित कर दिया जाता है, और लिखित रूप के लिए उसी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लिपि कहते हैं। फिर से सुनिएगा। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें कि लिपि कहते हैं। अब हम वर्णमाला की बात करेंगे। वर्णमाला जिसको कि आप इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। वर्णमाला हिंदी में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण है उसके व्यवस्थित समूह, मतलब कि वो ऑर्डर में होते हैं, जैसे आ से लेकर के और सा त्राज्ञा तक, छाता त्राज्ञा तक, मतलब इसको हम वर्णमाला कहेंगे। और उसमें हर जो वर्ण है या हर लेटर है वह एक निश्चित ऑर्डर या क्रम में रहता है, वो इधर उधर नहीं रहता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी दोनों के लिए हिंदी वर्णमाला का सही ज्ञान आवश्यक है। मतलब यदि हिंदी का सही प्रयोग हम करना चाहते हैं तो हमें उसके वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। तो छोटी क्लास में, प्राइमरी में वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। हम लोगों को वर्णमाला का ज्ञान है, इसलिए हम वर्णमाला को आपको नहीं बताएंगे। हम अब चर्चा करेंगे भाषा शिक्षण में उच्चारण शिक्षण का महत्व। मतलब जो भाषा शिक्षण है, मतलब लैंग्वेज टीचिंग है, उसमें प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण का क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उच्चारण का भाषा में सदैव से ही महत्व रहा है, क्योंकि गलत उच्चारण से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। गलत उच्चारण से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, और जब शब्दों के अर्थ बदल जाएंगे तो बहुत बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमें सही उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए। भाषा मूलतः बोलना अथवा मौखिक अभिव्यक्ति है। जो भाषा है वह मूलतः बोलना अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति है, ओरल एक्सप्रेशन है ये। और बोलने अथवा मौखिक अभिव्यक्ति मतलब इसमें तीन चीजें होती: कथन, वार्तालाप, भाषण अथवा अन्य कोई रूप। तो इन सब की प्रभाविष्णुता या प्रभाविकता तभी होती है जब हम शब्दों का सही उच्चारण करें और वर्णों का भी सही उच्चारण करें। सस्वर वाचन और कविता पाठ में तो शुद्ध उच्चारण का और भी महत्व है। जो सस्वर वाचन है, सस्वर वाचन, उसमें कविता पाठ इत्यादि में इसका और अधिक महत्व है, क्योंकि उसमें आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन होता है। तो विद्यार्थी अनुकरण वाचन करता है और टीचर आदर्श वाचन करता है। अतः भाषा शिक्षण में प्रारंभ से ही शिक्षार्थियों के शुद्ध उच्चारण पर बल देना चाहिए। खास करके छोटी क्लास में अर्थात प्राइमरी में हमको शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना और वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, अर्थात उसमें वर्ण, लिपि, चिन्ह और उसकी उच्चित ध्वनि एक है। मतलब हिंदी में एक अच्छाई यही है कि इसमें जो ध्वनि उच्चरित होती है वही ध्वनि उसको लिखा जाता है। मतलब कि इसमें प्रोनाउंसिएशन में और लिखित रूप में कोई अंतर नहीं होता। यह देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी व्यवस्था है और यह सबसे बड़ी इसकी खासियत भी है। अतः वर्ण के उच्चारण का सही ज्ञान हो जाने पर शिक्षार्थियों से अशुद्ध उच्चारण की संभावना नहीं रह जाती। यदि हम विद्यार्थी को वर्ण या लेटर का शुद्ध उच्चारण करना सिखा दें तो विद्यार्थियों से गलत उच्चारण की संभावना समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि टीचर पहले शुद्ध उच्चारण करे। उच्चारण शिक्षण का सबसे अच्छा व्यवहार प्राथमिक कक्षाओं में मिलता है। मतलब जो हमको आदत डलवा दी जाती है प्राथमिक कक्षाओं में, उसी के हिसाब से हम वर्ण का उच्चारण करते हैं। इसीलिए प्राथमिक कक्षाओं में इस पर बड़ी कड़ाई रहती है। विद्यार्थियों को डांटा भी जाता है गलत उच्चारण पे और उनको सही उच्चारण के लिए प्रेरित किया जाता है। उच्चारण समस्या का एक कारण है स्थानीय बोलियों का प्रभाव। जो उच्चारण समस्या है, मतलब एक ही भाषा में कई तरह के उच्चारण होते हैं, उसका कारण ये है
कि स्थानीय बोलियों का प्रभाव बहुत अधिक हमारे उसमें होता है। स्थानीय बोली जैसे अपने यहाँ भोजपुरी है और भोजपुरी है, मगही है और कौरवी है या अवधी है, इन सभी भाषाओं में एक ही शब्द में अलग अलग उच्चारण है, जिसका प्रभाव विद्यार्थी पर उस समय पड़ता है जब विद्यार्थी विद्यालय में आता है और वह अपनी इन भाषाई विशेषताओं को लेकर के आता है, जिससे एक स्थिर रूप नहीं हो पाता है। लेकिन आज के समय में हिंदी का एक मानक रूप निश्चित किया गया है, जिसको कि हम खड़ी बोली कहते हैं, और भारत सरकार ने इसको मान्यता दिया है, इसको स्थान दिया है, और इस प्रकार हिंदी भाषा के शब्दों और वर्णों का एक मानक रूप है जिसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी उच्चारण व्यवस्था शुद्ध हो सके और अशुद्धि से बचा जा सके। धन्यवाद, आज इतना ही।